हाँ जी, नमस्कार। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स में आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। वो इवनिंग शिफ्ट है और 18 मई 2026, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या किस रूप की होगी। ऑप्शन को देखें तो हर जगह आपको यहाँ पे 4 4 4 नजर आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या को अगर किसी भी अभाज्य संख्या की बात करें तो कोई भी प्राइम नंबर यदि वो 3 से बड़ा है, कोई भी प्राइम नंबर अगर वो 3 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड होने के बाद 4 से डिवाइड होने के बाद वो शेषफल या तो 0 देगा, या 4 से डिवाइड होने के बाद शेषफल 1 देगा, या फिर 2, या फिर 3। तो 4 से डिवाइड होने पे शेषफल 0 1 2 3 ही हो सकते हैं। और इस प्रकार 3 से बड़ी जितने भी प्राइम नंबर हैं और वो सारे विषम होते हैं, उनको हम इस रूप में लिखें तो कौन सा रूप है वो विषम का होगा और कौन सा नहीं होगा। आप इसको अगर अरेंज करो तो 4 को मैं लिख सकता हूं, और इसको आप अरेंज करना चाहोगे तो ये इसी रूप में आएगा। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर करो। उसके बाद आप देखो, ये नंबर 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर तो एक सम संख्या है, ये एक इवन नंबर है। ये इवन नहीं है, ये ओड नंबर है। ये इवन है और ये ओड है। इस प्रकार यहाँ आपके सामने है कि विषम संख्याओं की बात करें तो या तो आपको 4 से डिवाइड होने के बाद इस रूप की दिखेगी, या फिर 4 से डिवाइड होने के बाद में इस रूप की दिखेगी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 4n+1 4n+3 है। ये सभी विषम संख्याओं को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमें पता है उन सभी विषम संख्याओं में ही विषम अभाज्य संख्या आती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना। अगर ये विषम संख्याओं को बता रही है तो विषम अभाज्य संख्या भी इस रूप में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, किसी संख्या को 136 से भाग दें तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या n है और उसमें भाग दिया 136 का, तो भागफल नहीं पता, उसको k मान लेते हैं, प्लस शेषफल 36 बच रहा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब कह रहा है अगर वही संख्या उसी संख्या को इससे भाग करे, 17 से भाग करें, तो अगर इसमें हम 17 का भाग देंगे, ध्यान देना, अगर इसमें हम 17 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए। शेषफल क्या बचना चाहिए, तो यहाँ इसको 17 से डिवाइड करना है। तो चलिए 17 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर चेक करेंगे। 136 में 17 का भाग देंगे, पूरा पूरा जाएगा, तो शेषफल 0 आएगा। फिर इंटू का चिन्ह है, इंटू ले लो। अब के का तो मान यहाँ पता नहीं है, के का मान यहाँ पता नहीं है, लेकिन 17 का जब हम इसमें भाग देंगे, 17 का जब इसमें हम भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और इस प्रकार से 16 तक हो सकता है। क्योंकि किसी भी संख्या में 17 का भाग देने पे शेषफल 0 से लेकर 16 तक कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। फिर प्लस का चिन्ह है, 36 में 17 का भाग देंगे, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचा, 2। इस प्रकार यहाँ 0 के गुणा में ये पूरा नंबर है, तो इसमें से किसी भी नंबर को 0 से गुणा करोगे तो आना 0 ही है, प्लस में 2, तो आपका जो रिमाइंडर आया है लास्ट वो आया है 2। रिमाइंडर कितना आया है, 2। मैंने आपको एकदम पूरे कंसेप्ट के साथ बताया, लेकिन कई बार यहाँ पे ट्रिक का यूज भी करते हैं, कई बार यहाँ पर ट्रिक का यूज भी करते हैं। वो ट्रिक क्या है, अगर 136 में 17 का भाग जा रहा है पूरा पूरा,
तो आप डायरेक्ट शेषफल में ही 17 का भाग दे दो, 17 दूनी 34, तो यहाँ से रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ये सीधा सा आंसर है। यही है कि 17 का भाग 136 में जब पूरा पूरा गया तभी तो मैंने शेषफल 0 लिया। फिर इसमें जब 17 का भाग देते हैं तो शेषफल ये बन सकते हैं, लेकिन इन सबको 0 से ही गुणा होना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिजल्ट तो 0 आ गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो केवल यहाँ से आ रहा है। 36 में 17 का भाग देने पे शेषफल कितना बचा? 2। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कई बार यहाँ एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तब वहां से शेषफल 0 के अलावा कुछ और आ जाता है, मान लो 1 आ जाता है, तो 1 को 0 से 1 करो, 1 को 1 से, 1 को 2 से, तो यहाँ रिमाइंडर बहुत सारे हो जाते हैं, तो वहां डिसाइड नहीं कर पाते। तो वहां एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कैन नॉट बी डिसाइड या डिटरमाइंड, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आप इसमें 17 का भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है, तो इसमें 17 का भाग देने पे डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये ट्रिक होती है। एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में तो मैंने आपको इससे पहले भी जो प्रैक्टिस क्लास हुई है उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया है। बस यहाँ पे एंगल आपको डिग्री में दे रखा है, वहां नहीं था। तो क्लास से अगर पीछे वाली रिपीट कर रहे हो, एबीसी और सी पे कोण 120 का, तो इसे मान लेते सी, ए बी सी। हाँ जी, बीसी है वो ए दे रखा है, और सी ए है वो बी दे रखा है। ये कोण 120 डिग्री का है, और यहाँ एक एंगल बाइसेक्टर लिया गया है, कोण सी का अर्धक लिया गया है, एंगल बाइसेक्टर लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये कोण है वो 60 डिग्री का है, और ये कोण भी कितने का है? 60 डिग्री का है। तो यहाँ एरिया का फॉर्मूला लगा के एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। उस फॉर्मूले की मदद से हम 3D की लंबाई निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। 3D की लंबाई निकालनी है तो दो गुणा में जिन दो भुजाओं के बीच में जो एंगल बन रहा है उन दोनों भुजाओं का गुणा, डिवाइड में उन दोनों भुजाओं का योगफल, इनटू में कोस, यहाँ जो एंगल है उसका हाफ लेना है, 120 का आधा कितना? 60। अब 2ab a प्लस बी, हाँ जी, उसका आधा, 120 का आधा यानी कि 60 लेना आपको। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी डिवाइड में a प्लस बी है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बाकी मैंने पहले इसको बेसिक से बता दिया है, वहां अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, यदि इकाई का समिश्र घनमूल ओमेगा है, तो जब भी इकाई का घनमूल ओमेगा होता है तो ओमेगा के रूप में कुछ रिजल्ट होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या होते हैं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0। एक वैल्यू होती है ओमेगा क्यूब, इसी को अरेंज करके बनाया जाता है। ये ओमेगा क्यूब है वो कितना होता है? प्लस का 1 होता है। अब यहाँ पर आप अगर इसको देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ ओमेगा की पावर 1 है, 2 है, 3 है, और पावर कहाँ तक जा रही है? 100 तक। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करेंगे तो कितने टर्म है? 100 टर्म है। कितने टर्म है? 100, और एक ये हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 101 टर्म हो गई, 101 पद हो गई कि नहीं हो गई? और हमें पता है जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर आगे ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5 आएगी, वहां से अगर ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो सेम यही बनेगा। नहीं समझे? चलो यहाँ मैं इसको क्लियर करता हूँ। इस सीरीज को अगर हम लिखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे जो भी नंबर आता वो ओमेगा क्यूब आता, क्यूब से अगर ओमेगा बाहर ले लेंगे, ओमेगा की पावर 4 आता, उससे ओमेगा बाहर ले लेंगे, सॉरी ओमेगा क्यूब आता, ओमेगा क्यूब ही बाहर लेते, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। फिर ओमेगा 4 से ओमेगा की पावर 1 बचेगी, ओमेगा 5 से 3 बाहर आ गई तो 2 बचेगी। इस प्रकार से ये अरेंज होता जाएगा, और ब्रैकेट में आपका सेम ऐसे ही रूप आपको देखने के मिलेंगे, और हर जगह इसका मान 0 होगा, इसका मान क्या होगा? 0। अंत तक जाते जाते
जीरो ही जीरो बनता जाएगा, लेकिन अंत में देखेंगे क्या यहाँ पर ये 3 के जो पेयर बन रहे हैं क्या सारे, तो 101 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आपका कितना आता है 99, या फिर 33 गुना 3 प्लस में 2। इसका मतलब यहाँ 3 के 33 पेयर तो बन जाएंगे, उन सबका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। लास्ट के 2 टर्म बचेंगे, लास्ट की कितनी टर्म बचेंगी 2, और वो कौन सी होंगी, तो हर टर्म है एक राउंड खत्म होने के बाद में 1 प्लस ओमेगा से ही शुरू हो रही है। इस प्रकार चलते जाओगे तो लास्ट में केवल बचेगा 1 प्लस ओमेगा, लास्ट में क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा, ये 2 टर्म यही है, और इससे पहले सारा रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 1 प्लस ओमेगा होगा, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। अगर 1 प्लस ओमेगा है तो ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। अच्छा, आपको 2 इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, एक ये इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है, और आपको इसके व्यापक हल पूछे हैं। जब 2 इक्वेशन साथ हो तो व्यापक सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2n पाई प्लस अल्फा। 2n पाई प्लस अल्फा, अभी अल्फा क्या है पहले हमें निकालना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन कैसा है, साइन का मान माइनस का 1/2 है। अब हमें पता है कि साइन का मान माइनस 1/2 कहाँ होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फिर हम देखें टेन थीटा, टेन थीटा भी कैसा है, माइनस का 1/√3 है। टेन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, एस सेकंड में और फोर्थ में। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो जो कॉमन है, कॉमन क्वाड्रेंट है, वो दोनों जगह फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन है, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही आंसर बताना है। अब आ जाइए अगला काम क्या है, अगला काम हमारा ये है कि यहाँ पर साइन का मान है वो सामान्यतः फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोचना है। साइन का मान 1/2 है, वो होता है कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, कितने पर 30 डिग्री पर। इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 5/6 है, और टेन का मान भी 1/√3 30 डिग्री पे ही होता है, इसका मतलब 5/6 पे ही होता है। तो ये जो हमने मुख्य मान देखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमें जाना किस में है, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम इस एंगल को देखेंगे वही अल्फा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है एंगल वो होता है माइनस में, किस में होता है माइनस। अगर फर्स्ट में प्लस में है तो फोर्थ में किस में होता है माइनस में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ कोई अल्फा है तो यहाँ माइनस अल्फा होता है। तो 2n पाई प्लस अल्फा की वैल्यू -π/6 है, तो 2n पाई -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। 2n पाई -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके PYQs के हैं, सीरियस लेना है इन्हें। हाँ जी, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टेप फंक्शन होता है, इसका जो ग्राफ होता है वो सीढ़ी नुमा होता है, यानी कि हर अंतराल के बाद में इसका ग्राफ टूट जाता है। हाँ जी, समाकलन आपको बताना है। तो यहाँ पर जिस इंटरवल में इसका ग्राफ टूटता है ना, उस इंटरवल के हिसाब से यहाँ पे इस लिमिट को हमें तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि x का जो मान है, x का जो मान है वो 0 से 1.5 तक है। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, और इसका x का स्क्वायर 0, और 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, यानी कि 225। इस प्रकार x का मान अगर 0 से 1.5 है तो एक्स स्क्वायर 0 से 2.25 तक चला जाएगा, और एक्स स्क्वायर है वो किसके अंदर है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। तो इस प्रकार आपको 0 से लेके 2.2 तक इंटरवल बनाने होंगे। तो यहां से लेके यहां तक अगर इंटरवल बनाए तो आपका एक तो होगा 0 से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। एक तो होगा आपका 0 से
पूर्णांक संख्याओं के बीच में 1 और फिर होगा 1 से 2, क्योंकि 2 से ज्यादा जा रहेगा तो फिर हो जाएगा 2 से 3। अच्छा 3 कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर ये नंबर नहीं, एक्स स्क्वायर का मान ये आ रहा है तो हमें तो एक्स का मान सोचना है, इसका मान सोचना है एक्स का। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 के बराबर लेंगे तो 0, एक्स स्क्वायर बराबर 1 लेंगे तो 1, फिर यहाँ 1, फिर एक्स स्क्वायर बराबर 2 लेंगे, एक्स की वैल्यू √2 आएगी और फिर यहाँ भी √2 से स्टार्ट होगा, फिर वापस जाना लास्ट कहाँ पे, एक्स का मान 1.5 तक। तो 0 से लेके 1.5 तक हमने डिवाइड कर दिया, 0 से 1, 1 से √2, √2 से 1.5। अब यहाँ पे आओ, एक्स स्क्वायर है, dx है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, dx, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और dx। अच्छा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर ही देता है और वो भी पूर्णांक संख्या के रूप में देता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब आपका x का मान 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है तो इसका जो मान होगा वो 1 होगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 dx प्लस 1 से √2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो पूर्ण अचर मान या कांस्टेंट मान होगा वो कितना होगा, वो हमें चेक करना पड़ेगा इंटरवल में, किसमें, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक। तो आपका यहाँ पर इसका मान 1 से लेके 2 तक देखोगे, सॉरी यहाँ पे अगर x का मान 0 से 1 लेंगे तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, कितनी आएगी, 0, 3x प्लस 1 से √2। हाँ जी, एक्स स्क्वायर है, अगर 1 से 2 के बीच में लेंगे तो इनमें छोटा वाला जो पूर्णांक वो ही आएगा, इसका आ जाएगा 1 dx, फिर प्लस और √2 से 1.5, √2 से कितना, 1.5। तो यहाँ से यहाँ जो इंटरवल काम कर रहा है 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, पहले में 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2। तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा और 2 का 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, 1 का x होता है, 2x हो जाएगा। लिमिट है वो √2 से 1.5 काम करेगी। अब ये लिमिट रखनी है हमें, तो x में √2 का मान रखेंगे तो √2 माइनस 1 प्लस 1.5 माइनस 2√2, तो √2 माइनस 1 प्लस में 3 माइनस में 2√2, तो 3 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस का कितना बचा, 2, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का क्या बचा, √2, तो 2 माइनस √2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है। अच्छा अगर आप यहाँ पे तीनों लाइन का इक्वेशन अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा क्या, चलो इसका एक बेसिक बताता हूँ। अगर आपके पास किसी भी लाइन की इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है वो आपकी इस रूप की होती है। अगर यहाँ मैं c का मान 0 ले लूं, इसका मीनिंग केवल एक ही है कि ये लाइन है वो मूल बिंदु से गुजर रही है, गुजरेगी, ठीक है ना। जब भी ये कांस्टेंट वाला टर्म 0 हो जाता है इसका मतलब जो नई लाइन बनेगी ax प्लस बी वाई बराबर 0, ये हमेशा सेंटर से, सॉरी ओरिजिन यानी मूल बिंदु से पास होगी, 0 0 से पास होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा क्या कि ये वाली लाइन है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये वाली लाइन है इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ही लाइन है
वो 0,0 से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है। इसका मतलब जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे 0,0 होगा। साथ में आप थोड़ा सा ध्यान दो, साथ में अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो इस लाइन की अगर मैं स्लोप देखूं, इस लाइन की अगर मैं क्या देखूं, स्लोप, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं M1। अगर इसकी मैं स्लोप देखूं तो ये इधर जाके +1 है और डिवाइड में 3 होगा। इसकी अगर स्लोप देखूं मैं तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों स्लोपों को अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 1/3 गुणा -3 बराबर -1। ये हमेशा तभी पॉसिबल होता है जब दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब यहाँ पर रेखाएं क्या है, लंबवत हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं कि ये दोनों 0,0 से पास हो रही है, साथ में दोनों 90 डिग्री का कोण भी बना रही है। इसका मतलब एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे है, और इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। और ये पॉइंट है, हमें पता चल गया 0,0 है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन है वो मूल बिंदु से पास हो रही है। हाँ जी। अब समकोण त्रिभुज का ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये पूछा है, एक नई लाइन और दे रखी है, क्या है वो, 3x माइनस 4y। आपको यहाँ पे भी कांस्टेंट c की वैल्यू 0 दिख रही है, इसका मतलब ये भी 0,0 से ही पास हो रही है। इसका मतलब है वो वाली जो लाइन है वो भी 0,0 से पास हो रही है। वो भी किससे पास हो रही है, इस 0,0 से ही पास हो रही है। इस 0,0 से ही क्या हो रही है, पास हो रही है। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर, अगर ये 0,0 से पास हो रही है तो इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है ना, ऑर्थो सेंटर होता है, वो हमेशा जहां समकोण बनता है उसी पॉइंट पे होता है। तो 0,0 पे हमेशा लंब केंद्र होता है। इसका मतलब वो नई वाली लाइन है उसके ऑर्थो सेंटर से जा रही है। कहां से जा रही है, ऑर्थो सेंटर से। बाकी आप तीनों लाइन से ओरिजिन निकाल सकते हो, कैसे भी इसको डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है सेकंड डिग्री की, यानी कि 2 कोटि की आपको समीकरण दे रखा है। इसका मतलब ये 2 लाइनों को, कितनी लाइनों को, 2 लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन दोनों लाइनों की ढालों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो h बताओ। अब इसको कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 4x² है, प्लस में 2h xy है, माइनस में 7y² है, बराबर में 0 है। तो ये 2 लाइनों का एक साथ क्या है, समीकरण है। और तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देते हैं। तो x² से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 2h, एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, -7y² में x² का भाग देंगे तो इस प्रकार से कुछ अरेंज हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन स्लोप के रूप में mx होती है ऐसे, और जब कांस्टेंट c, सॉरी यहाँ पे c अगर 0 हो तो इसका मतलब वो ओरिजिन से पास हो रही है। और इस इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना ये ओरिजिन से ही पास होने वाले समीकरण है। तो यहाँ पर हमें केवल y बराबर क्या लेना है, mx लेना है। इसका मतलब m का जो मान है वो है y/x। तो y/x की जगह अगर m लिख लूं तो ये स्लोप ही है, तो माइनस का है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। तो ये माइनस है, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दो तो 7 क्या, 7m², y/x की जगह क्या ले लिया मैंने, m, माइनस में 2h, m, और माइनस में 4 इक्वल में 0। तो पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दिया, y/x की जगह m ले लिया, क्योंकि ये वाली जो इसकी 2 लाइनें हैं वो दोनों लाइनें ओरिजिन से ही पास हो रही है। अब
यहां से एम स्क्वायर के रूप में द्विघात समीकरण बन गया, तो इसके दो रूट आएंगे, जिसे एक को हम m1 और एक को हम m2 नाम दे देते हैं। दो रूट आएंगे इसके, एक को हम नाम दे देते हैं m1 और दूसरे को नाम दे देते हैं m2। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, m1 और m2 का योगफल लेना है, गुणनफल लेना है। इसको अगर थोड़ा सा और अरेंज करें, एम स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो 2h बटा में 7 और -4/7 इक्वल में 0/7 0। तो हमने पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। फिर अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं और ये माइनस का चिन्ह अगर बाहर अंदर ले लूं, ये माइनस का चिन्ह है वो कहाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, तो इस माइनस को अंदर ले लेते हैं। तो इस प्रकार आपके सामने यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, एम स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू में एम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका मतलब ये सम ऑफ रूट है, यानी कि m1 प्लस m2 है, और वो कितना है 2h अपॉन में 7, और ये है m1 इंटू m2 है, वो है -4/7। सवाल कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, कि इनका जो योगफल है और इनका जो गुणनफल है वो क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इस साइड को भी बराबर कर लेंगे, और 2h अपॉन में 7 इक्वल में -4/7, 7 से 7, 2 से 4, 2 टाइम, तो -2h की वैल्यू आ जाएगी। -2 है वो h की वैल्यू आ जाएगी। इफ ए लाइन एंगल अल्फा बीटा और गामा विद द कोऑर्डिनेट्स, तो निर्देशीय अक्षों के साथ यदि अल्फा बीटा कोण बनाती है तो cos टू अल्फा, cos टू बीटा, cos टू गामा की वैल्यू बताइए। सबसे पहले डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है, अगर एंगल अल्फा बीटा गामा बन रहा है तो उनके कोसाइन का स्क्वायर उनके कोसाइन का जो स्क्वायर है वो आपका 1 के इक्वल होगा। उनके कोसाइन का जो स्क्वायर है वो 1 के इक्वल, स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, वो याद रखना है, ठीक है ना। ये एक प्रॉपर्टी है जहां अल्फा बीटा गामा क्या है आपको बता रखे हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। निर्देशीय अक्षों के दिक कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन है आपके, ठीक, ये याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। यहाँ पर cos टू अल्फा को अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो cos टू अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, और cos टू बीटा को और cos टू गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वो आइडेंटिटी हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा का आधा अल्फा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा -1। तो ये cos वाली टर्म एक जगह कर लो तो कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, तो -1 -1 -1 माइनस के कितने हो जाएंगे 3, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से क्या होती है 1। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1, -1। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने किसी न किसी एक पेपर में आया हुआ है। आपको एक रेखा दे रखी है और एक आपको समतल दे रखा है, उनके बीच का कोण पूछा है। तो मैंने आपको समझाया था क्या, कि सपोज एक समतल है, ये एक समतल है, और इस समतल
का एक अभिलंब है, और ध्यान देना समतल के किसी भी पॉइंट पे अभिलंब खींचोगे तो हर एक अभिलंब के डायरेक्शन या नॉर्मल वेक्टर है वो सेम ही होता है, जिसे हम उसका डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। अब इसको कोई लाइन मान लो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, इसको कोई लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसे क्रॉस कर रही है और समतल तक आ रही है, समतल को भी इंटरसेक्ट कर रही है मान लो। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है। हम जो एक फॉर्मूला याद करते हैं ना दो लाइनों के बीच का एंगल निकालने का, वो एंगल यहाँ वाला आता है, ठीक है ना। और हमें चाहिए समतल और इस लाइन के बीच का, समतल और इस लाइन के बीच का, इसको हम थीटा मान लें तो ये वाला एंगल है वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोण है 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होता है, बाकी दो का योगफल 90 होता है। आज हम क्या करते हैं, इस एंगल का मान निकालते हैं, तो फॉर्मूला यूज होता है आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, इन दोनों लाइनों के डायरेक्शन वेक्टर का। अब एक रेखा ये है जो डॉट डॉट के रूप में, इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो यहाँ पे लेमडा के इंटू में जो होता है वो है, और इसका डायरेक्शन वेक्टर है इसका, इस नॉर्मल का, चाहे उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोल दो चाहे डायरेक्शन वेक्टर बोल दो, वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो 3 इंटू में 1 3, -1 इंटू +1 -1, 2 इंटू में 2 +2, डिवाइड में आपको क्या लेना है, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। हमें थीटा का मान निकालना है, तो 3 4 5 4 बचेगा, डिवाइड में क्या होगा 9 + 4 13, 13 और 1 14, 14 तिये 42, 14 तिये 42, तो डायरेक्ट 4 बटा के रूप में ही है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4 बटा में √42, ठीक है ना। इस प्रकार ऑप्शन 4 में आपको नजर आ रहा है सेम यही। तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए हैं। क्लास से ठीक लग रही है तो शेयर करो और क्लास को कंटिन्यू रखो, हौसला टूटे नहीं। इस लास्ट समय में जो बढ़िया मेहनत करेगा लक्ष्य मिल जाएगा उसको। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।